तो अगर हम एक किसी भी बिल्डिंग एस्टिमेशन के कोर्स की बात करें, जैसा कि इस कोर्स को हम रन कर रहे हैं, तो बेसिकली हम ये कोर्स क्यों करना चाहते हैं? हम ये कोर्स इसलिए करना चाहते हैं, इम्पोर्टेंस क्या है इन चीज़ों को सीखने की कि अगर हम एस्टिमेशन को प्रॉपरली सीख सकते हैं, तो एस्टिमेशन अगर हम प्रॉपर हमें आने लगे, ऑल्दो बहुत सारे अलग-अलग साइट कंस्ट्रेंट्स होते हैं, जो कि हमको डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में मिलते हैं। पर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट अगर हम कुछ स्टैंडर्ड प्रोसीजर सीख लेते हैं और स्पेशली अगर हम एमएस एक्सेल्स में वर्क करना सीख लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारी बहुत सारी जो ऑप्शंस हैं, सिविल इंजीनियरिंग में ग्रोथ की वो ओपन हो जाती हैं। अब अगर हमको एस्टिमेशन आता है, एमएस एक्सेल अच्छे से चलाना आता है, तो उसमें कुछ जो पर्टिकुलर एरियाज़ हमारे लिए ओपन हो जाते हैं, उसमें तो सबसे पहला एक सबसे बड़ा एरिया है, वो होता है हमारे एक बिलिंग इंजीनियर का। सेकंड एरिया हमको ओपन हो जाता है, जिसको हम कहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, ठीक है? और थर्ड एरिया हमारे पास एक ओपन हो जाता है, जिसको हम कहते हैं अ, काफ़ी बार हम कहते हैं जिसको प्रोक्यूरमेंट इंजीनियर होता है। मतलब कोई भी मटेरियल अगर हमको खरीदना है हमारी साइट पे, तो हम उसके लिए जो ऑप्ट करते हैं। अब आजकल जो एक बहुत बड़ा ट्रेंड है हमारे सिविल इंजीनियरिंग में, स्पेशली सिविल इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ मैं, कि साइट एग्जीक्यूशन की अगर हम बात करें, तो साइट एग्जीक्यूशन के लिए नंबर ऑफ मैन पावर हमारे पास अवेलेबल है, चाहे हम सुपरवाइजर्स की बात करें, चाहे हम इंजीनियर्स की बात करें। तो ये सब आइदर डिग्री या डिप्लोमा लेवल पे लोग इस जॉब को करते हैं, ओके? और साइट एग्जीक्यूशन में क्या करना पड़ता है, सिमिलर जो भी हमारे पास ड्राइंग्स आ रही हैं, उन ड्राइंग्स के रिस्पेक्ट में हमको वहाँ पर वर्क को एग्जीक्यूट करना है। पर जो मोस्ट ऑफ द जॉब्स अगर या आप करियर बनाना चाह रहे हैं, तो अगर आप देखेंगे, आजकल कोई भी अगर आप अ, जॉब पोर्टल खोल के देखें या बहुत सारे एड्स वगैरह भी आते रहते हैं हमारे आजकल न्यूज़पेपर में और इन्फॉर्मेशंस जो आती हैं, तो उसमें एक मेजर रिक्वायरमेंट्स इन तीनों सेक्टर्स की बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये वो सेक्टर्स हैं जो डायरेक्टली आपकी कॉस्ट को अफ़ेक्ट करते हैं। अगर आपको एक वेल एस्टिमेशन प्रोसेस आती है, और एस्टिमेशन प्रोसेस सिर्फ़ बिल्डिंग के मटेरियल या बिल्डिंग का रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स की कैलकुलेशन नहीं है। एस्टिमेशन एक बहुत बड़ी प्रोसेस है, जिसमें हमारी एस्टिमेशन के बेस पे हम बीओक्यू निकालते हैं। बीओक्यू मीन्स बिलिंग ऑफ क्वांटिटी निकालते हैं, और उसके साथ-साथ हम हमारे रेट एनालिसिस करते हैं। रेट एनालिसिस के बेस पे हम हमारी जो भी हम कंपनी है या फिर जिसके लिए भी हम काम कर रहे हैं, उसका प्रॉफ़िट एंड लॉस हम डिफाइन करते हैं। तो ये एक मेजर सेक्टर है, जो कि ग्रोथ कर रहा है और आगे भी ग्रोथ करता रहेगा। तो एज़ अ बिगिनर लेवल अगर हमको इतनी सारी चीज़ें पता चल जाती हैं इस कोर्स को करने के बाद, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि इट विल गिव यू 100% रिज़ल्ट। आप, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग एक ऐसी फ़ील्ड है कि हमेशा थोड़े-थोड़े, छोटे-छोटे ट्रेंड्स चेंज होते रहते हैं। पर एक एंट्री लेवल पे आप कोई भी जॉब अगर अप्लाई करोगे, और अगर आप इंटरव्यू में कहीं पर भी बैठते हो, या फिर आप कोई भी अपना खुद का ही अगर कोई वर्क करते हो, चाहे आप अपनी खुद की कॉन्ट्रैक्टरशिप करते हो या आप खुद की फर्म ऑर्गेनाइज़ करते हो, या आप किसी आर्किटेक्ट के अंडर में हो, तो इस लेवल की जितनी भी हमारी जॉब प्रोफाइल्स हैं या वर्क प्रोफाइल्स हैं सिविल इंजीनियरिंग में, वो आप सैटिस्फाई कर पाओगे। मतलब आपका नॉलेज इतना हो जाएगा कि आप प्रॉपर कुछ आंसर्स दे पाओगे एज़ पर इंडस्ट्री एक्सपेक्टेशंस। सो अब इन सब में सबसे बड़ा जो रोल आता है, वो रोल आता है एमएस एक्सेल, ओके? एमएस एक्सेल एक ऐसा टूल है, जो कि एमएस ऑफिस के थ्रू हमको मिलता है, और एमएस एक्सेल एक, आप कह सकते हैं कि एक लार्ज फॉर्म ऑफ हमारे जो कैलकुलेटर होता है, उसका ही एक लार्ज फॉर्म है ना? ऐसी बहुत कम चीज़ें हैं, जो हम एमएस एक्सेल में नहीं कर सकते, चाहे वो हमारी नॉर्मल कैलकुलेशंस हों, चाहे हमारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस हों, चाहे हमारी प्रोबेबिलिटी हो, चाहे हमारे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हो, ऐसे बहुत सारे मैथमेटिकल टूल्स हम एमएस एक्सेल में परफॉर्म कर सकते हैं। पर फॉर दिस कोर्स, बिल्डिंग एस्टिमेशन कोर्स, हमको बहुत ज़्यादा चीज़ें एमएस एक्सेल में सीखने की ज़रूरत नहीं है। मैं बीच-बीच में आपको बताता भी चलूँगा, जो मैं शीट आपसे शेयर करूँगा और जिस शीट्स पे मैं डिस्कशन करूँगा।
उन शीट्स पे मैं इन सब चीज़ों को बताऊँगा। 1-2 जो मेजर चीज़ें हैं वो आपको ध्यान रखना है। पहली चीज़, हम यहाँ पर जिस भी एमएस एक्सेल शीट्स में वर्क करेंगे, जिसमें मैं आपको दिखाऊँगा, जो भी है, तो उससे आपको एक फॉर्मेट्स पता चल जाएँगे, किस फॉर्मेट्स में ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ वर्क करती हैं, जब भी अगर एस्टिमेशन से रिलेटेड कोई भी वर्क होता है, और यही हमारा एम भी है, इस पर्टिकुलर पूरे जो हमारा लेक्चर है। सेकंड होता है कि जो कुछ बेसिक जो हमारे ऑपरेशंस होते हैं, बेसिक ऑपरेशंस जो हमको हमारे सिविल इंजीनियरिंग में यूज़ होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं यूज़ होता है। एक तो हमारा एडिशन यूज़ करना पड़ता है हमको, हमको एक बार सब्सट्रैक्शन यूज़ करने पड़ते हैं, ओके? हम मल्टीप्लिकेशंस की बात करते हैं, तो मेनली हमारे इन 3 कंपोनेंट्स में ये बेसिक ऑपरेशंस में हो जाता है। तो अगर हमको एक्सेल में ये बेसिक ऑपरेशन करना आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है, तो मैं सबसे पहले आज कुछ आपको 5-10 मिनट्स इन बेसिक ऑपरेशंस के बारे में बताता हूँ कि होते क्या-क्या हैं। आफ्टर दैट वी विल मूव टुवर्ड्स आवर फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर साइट एग्जीक्यूशन। जब भी साइट एग्जीक्यूट होती है, तो उसमें जो फर्स्ट एस्टिमेशन हमको हमेशा निकालना पड़ता है, वो होता है हमारा एक्सकैवेशन। तो एक्सकैवेशन पे हम चलेंगे आज, एक्सकैवेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं और फर्दर जो भी प्रोसेसेस ऑफ होती है, कैसे हम डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज़ निकालते हैं। पर पहले हम कुछ देख लेते हैं जो हमारे बेसिक ऑपरेशंस हम क्या-क्या कर सकते हैं एक्सेल की हेल्प से। सो बेसिक ऑपरेशंस में हमारे पास सबसे पहले अगर मैं अ, ऑपरेशंस की बात करूँ तो हमारे पास एक आता है जिसको हम कहते हैं एडिशन। हमको करना पड़ता है हमेशा एडिशन। सो अगर मैं एडिशन की बात करता हूँ, अगर कोई भी चीज़ मुझे ऐड करनी है, अगर आपको आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती है तो मैं यहाँ पर उसका एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि सर्टेन अगर आपके पास सपोज़ करो सर्टेन वैल्यूज़ गिवन है, आपको किसी चीज़ की एक वैल्यू गिवन है 7, सपोज़ करो आप अपने सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स की बात कर लो, तो हमारे पास एक लेंथ गिवन है, एक विड्थ गिवन है और एक किसी की चीज़ की हाइट या हम जिसको डेप्थ कहते हैं, डेप्थ गिवन है ना? एच या डी, हाइट या डेप्थ गिवन है। तो अगर हमारे पास ये तीनों चीज़ें प्रोवाइडेड हैं, तो हमको डिफरेंट डिफरेंट अगर क्वांटिटीज़ कैलकुलेट करनी है, तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सेल। तो अगर हमारे पास लेंथ है, सपोज़ करो हमारे पास कोई 3 मीटर का एक कंपोनेंट है, उसकी विड्थ है 2 मीटर और उसकी हाइट या जिसको हम थिकनेस या डेप्थ कहते हैं, वो सपोज़ करो है हमारे पास 1.5 मीटर। तो एक बेसिक हमको जो निकालना पड़ता है, वो क्या निकालना पड़ता है? इन सब की हम कहते हैं कि हमको क्वांटिटी चाहिए। तो अगर हमको एडिशन करना है, लेंथ, विड्थ और थिकनेस इन तीनों कंपोनेंट्स का एडिशन करना है, तो हमारे पास क्या-क्या ऑप्शंस होते हैं मैं बताता हूँ। सबसे पहले हमको जिस भी सेल में, ये हमारे पास जो होता है इसको हम सेल कहते हैं, जो मैंने सिलेक्टेड एरिया करा है। जिस भी सेल में मैं उस ऑपरेशन को परफ़ॉर्म करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले मैं उस सेल में आऊँ। आफ्टर दैट जो फर्स्ट तरीका है एडिशन करने का, इट विल बी आई हैव टू सिंपली प्रेस इक्वल्स टू साइन। हमारे कीबोर्ड में जो इक्वल्स टू का साइन होता है, मुझे इक्वल्स टू साइन प्रेस करना है। उसके बाद मैं लेंथ मतलब सबसे फर्स्ट वाला सेल सेलेक्ट करूँ, उसके बाद मैं अपने कीबोर्ड से प्लस का साइन एडिशन का साइन यूज़ करूँ। आफ्टर दैट मैं सेकंड सेल को सेलेक्ट करूँ, फिर मैं एडिशन का साइन दूँ और उसके बाद मैं थर्ड सेल को सेलेक्ट करूँ और जस्ट मैं अगर एंटर कर दूँगा, तो मुझे इन तीनों का सम आ जाएगा दैट इज़ 3 + 2 5 एंड 1.5 6.5। तो ये सबसे पहला स्टेप था जो कि मैंने करा यहाँ पर, ठीक है? अब जो सेकंड तरीका होता है, सेकंड वे क्या होता है? सेकंड वे होता है कि फिर से मैं इस वाले सेल को डिलीट कर देता हूँ, मैं यहीं पर फिर से ऑपरेशन करना चाहता हूँ। तो सेकंड ऑप्शन होता है, आप अगर अपने टूल बार्स देखेंगे, तो ये जो आपके पास ऊपर टूल बार्स मिल रहे हैं, इन्हीं टूल बार्स में आपको एक कंपोनेंट मिलेगा जिस आप यहाँ पर अपने विंडोज़ के इस वाले पोर्शन पे जाएँगे, है ना? इस वाले पोर्शन पे आप जाइए, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है ऑटो सम, है ना? ऑटो सम। आप इस ऑप्शन को भी यूज़ करके सम कर सकते हैं। कैसे करते हैं? उस ऑप्शन को अगर मेरे को यूज़ करना है, तो मैं जाऊँगा, जस्ट मैं
उस जहाँ पर भी मुझे इस वैल्यू को ऑपरेट करना है, मैंने उस सेल सेलेक्ट करा। ऑटो सम में मेरे को बस एक क्लिक करना है, ठीक है? क्लिक करने के बाद वो आपसे रेंज पूछेगा यहाँ पे कि किस रेंज से किस रेंज तक आप समेशन करना चाहते हैं। तो मेरे पास रेंज है, मैं एल को आपको जस्ट एल सेलेक्ट करना है, मतलब जो आप जिस फर्स्ट सेल को सेलेक्ट करिए, सेकंड को करिए, थर्ड को करिए। मेरे को इन्हीं 3 रेंजेस को एडिशन करना है, तो बस आप इन तीनों रेंज को सेलेक्ट करके और अपने माउस को छोड़ दीजिए और उसके बाद जस्ट इंटर प्रेस कर दीजिए अपने कीबोर्ड से। तो वो भी एक सेकंड भी होता है जिसको हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ टू सम। ओके। तो इन बिटवीन अगर कोई आपको डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं, कोई उसमें ये नहीं है कि एंड ऑफ द सेशन पूछना है, कोई पूछना है, बीच में भी अगर कभी कुछ आता है, छोटे-मोटे ऑपरेशंस रिलेटेड या कोई भी डाउट, तो यू आर फ्री टू आस्क। अब ये हमारे सेकंड ऑपरेशन था। थर्ड ऑपरेशन होता है जिसमें हम कमांड्स लिख सकते हैं। कमांड्स लिखने के लिए मेरे को क्या करना है, यहाँ पर मुझे लिखना है SUM, सॉरी इक्वल्स टू करके लिखना है SUM। तो पहला कमांड आपको दिखेगा यहाँ पर सम, है ना? सम मतलब समेशन, समेशन मतलब एडिशन। तो मैंने यहाँ पर सम सेलेक्ट करा और सम सेलेक्ट करने के बाद वो फिर आपसे पूछेगा उसी रेंज को, है ना? किस रेंज से किस रेंज तक आपको सम करना है, तो मैंने इन रेंज को सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर देखिए कुछ एरर आ रही है, वो एरर क्या आ रही है कि उसको ले नहीं पाया। तो अब उसको मैं अगर सही करना चाहता हूँ, तो मैं इसको सही करने के लिए देखो यहाँ पर मैंने जो रेंज थी वो प्रॉपर नहीं ले पाया। तो ऐसे आपके साथ भी गलतियाँ होंगी कई बार, तो आप उसमें परेशान मत होइए, आप इक्वल्स टू करिए सम। फिर अब गलती क्या हुई है, हमने यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगाया है। अगर हम यहाँ पर शिफ्ट के साथ हमारा ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो किस-किस को सम करना है, हमको इसको सम करना है, कॉमा लगाइए, मुझे इस वाले को सम करना है, कॉमा लगाइए और मुझे इस वाले को सम करना है और ब्रैकेट आप अपना बंद कर दीजिए। तो ये भी वही वैल्यू देगा। तो ये 3 तरीके होते हैं, कभी भी हमको अगर समेशन करना होता है। तो ये तो थी बात हमारे एडिशन की। सेकंड जो बहुत ज़्यादा हमको यूज़ किया जाने वाला ऑपरेशन है हमारे सिविल इंजीनियरिंग में, वो होता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन हम इसलिए हमेशा यूज़ करते हैं क्योंकि हम सिविल इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं वॉल्यूम से रिलेटेड वर्क्स में। अगर हमको वॉल्यूम पता चल जाएगा, देन वी विल एबल टू कैलकुलेट द वेट। वेट हमको पता रहेगा, वॉल्यूम और वेट से हम उसका टोटल लोड भी निकाल सकते हैं, या फिर वॉल्यूम के बेस पे हम अपनी रेट एनालिसिस भी कर सकते हैं। क्योंकि मैक्सिम ज़्यादातर जो हमारे सिविल इंजीनियरिंग में रेट्स डिफाइन होते हैं, वो आइदर मीट हमारे वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में डिफाइन होते हैं, या एरिया के रिस्पेक्ट में डिफाइन होते हैं, या फिर रनिंग लेंथ के रिस्पेक्ट में डिफाइन होते हैं। 3 फॉर्म्स में हमेशा हमारे जो वॉल्यूम जो डिफाइंस होते हैं, या तो वॉल्यूम के फॉर्म में, एरिया के फॉर्म में, या फिर रनिंग लेंथ के फॉर्म में हम ज़्यादातर एरिया कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास लेंथ, विड्थ और डी है। तो अगर मैं वॉल्यूम सपोज़ करो इस यहाँ पर मैं वॉल्यूम कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए फिर वही सिंपली मैं इक्वल्स टू साइन प्रेस करूँ अपने कीबोर्ड से, मैं फर्स्ट सेल को सेलेक्ट करूँ, उसके बाद फिर मैं अपने कीबोर्ड से मल्टीप्लिकेशन, दैट इज़ जो स्टार साइन होता है, स्टार साइन को क्लिक करूँ। आफ्टर दैट सेकंड को क्लिक करूँ, फिर उसके बाद स्टार मैं वहाँ पर अपने कीबोर्ड से यूज़ करूँ, फिर मैं अपना थर्ड सेल को सेलेक्ट करूँ और इनको मैं एंटर कर दूँगा, तो इट विल गिव द वैल्यू 3 into 2 दैट इज़ 6 और 6 into 1.5 आपको कितना मिलेगा? 9। तो ये आपका वॉल्यूम कैलकुलेशन, और ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला सिविल इंजीनियरिंग में हमारा पर्पज़ है। अब लाइकवाइज़ जो हमको अगर यूज़ करने हैं डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़। अब सपोज़ करो मेरे पास नीचे और भी दूसरे डाटा थे 3, 2, 5 और ऐसे मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट डाटाज़ हैं, है ना? अलग-अलग रेंज के लिए डाटा है सपोज़ करो। तो इनको फिर मैं कैसे यूज़ करूँगा, मैं अगर अब मैं बार-बार अगर इन सब प्रैक्टिसेज़ को करूँगा तो मेरा टाइम भी जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सपोज़ करो ये कोई फुटिंग 1 का डाटा था, ये किसी फुटिंग 2 का डाटा था और ये किसी फुटिंग 3 का डाटा था। तो
मैंने एक का वॉल्यूम निकाल लिया है कि कितना वॉल्यूम हो रहा है उस फुटिंग का। अब अगर मुझे सबका निकालना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली जिस पर ऑपरेट आपने करा, जैसे अभी मैंने इस वाले पे ऑपरेट करा था, मैंने अपना यहाँ पर फ़ॉर्मूला लगाया था। आप सिंपली इसी सेल को सेलेक्ट करिए और अपने कर्सर को इसके बॉटम कॉर्नर पॉइंट पे ले जाइए। जैसे ही प्लस का साइन बन जाता है, जैसे मेरी स्क्रीन पे भी प्लस साइन है, आप उसको पकड़ के नीचे ड्रैग कर दीजिए। आपका सेम ऑपरेशंस सभी सेल्स में लग जाएँगे। आपको बार-बार एक ही ऑपरेशन को करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो ये मल्टिप्लिकेशन, एडिशन और दिस ड्रैग, हम जो ड्रैग कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत यूज़फुल होते हैं। तो ये कुछ बेसिक ऑपरेशंस हैं, जो हम एमएस एक्सेल में यूज़ करते हैं अपने एस्टिमेशन के टाइम में। आई होप आपको आता होगा, अगर नहीं आता है, तो थोड़ा-सा टाइम इस पे भी स्पेंड करिएगा अपने लेवल पे, ताकि ये जो बेसिक ऑपरेशन, एडिशन, मल्टिप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब चीज़ें आप प्रॉपर वे में कर पाएँ। क्योंकि जो मैं शीट शेयर करूँगा, जो एक्सेल शीट्स पे बात करूँगा, तो उसमें ऐसे हमारे जो पर्टिकुलर जो ये बेसिक ऑपरेशंस रिलेटेड टू अवर एक्सेल शीट्स, एडिशंस, मल्टिप्लिकेशंस, ये हम काफ़ी यूज़ करेंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपको जस्ट एक 5 मिनट का इंट्रो दिया, एक्सेल शीट्स में किस तरीके से हम इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स द मेन पार्ट, जो हमारे पर्टिकुलरली जिसके लिए हम ज़्यादा यहाँ पर हैं, एस्टिमेशन वाले पार्ट में। तो उसमें जैसा कि मैंने बताया आपको अभी ड्यूरिंग द स्टार्टिंग ऑफ द सेशन, कि जो सिविल इंजीनियरिंग में हम एस्टिमेशन की बात कर रहे हैं, एस्टिमेशन में हमारा एमएस एक्सेल का यूज़ तो बहुत ज़्यादा है और उसकी हेल्प से हम काफ़ी चीज़ें यहाँ पर कर सकते हैं। अब जो एक सबसे बड़ा इश्यू आता है ड्यूरिंग द एस्टिमेशन, वो आता है हमारी जो भी ड्राइंग्स होती है ना? जो भी ड्राइंग्स हमको मिलती हैं फ्रॉम द कंसल्टेंट्स या फिर फ्रॉम द क्लाइंट, अगर हम कॉन्ट्रैक्टर साइड से हैं, तो हमको ड्राइंग्स मिलेंगी कहाँ से? जो भी हमारे कंसल्टेंट्स या फिर जिसका हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, या फिर जो भी हमारे क्लाइंट्स होंगे उनकी तरफ से। तो क्लाइंट्स एंड कंसल्टेंट्स की तरफ से जो भी ड्राइंग्स हमको मिलती हैं, अ, वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में ड्राफ्ट की हुई हो सकती है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि एक कोई अगर कंसल्टेंट एक्स है, कोई वाई है, कोई जेड है, और अगर आप इन तीनों ही कंसल्टेंट्स की सेम ड्राइंग उठाएँगे, सपोज़ करो आप कोई भी फुटिंग प्लान उठा रहे हैं, तो आपको हो सकता है कि डिफरेंट डिफरेंट जो सर्टेन चेंजेस हैं वो देखने को मिलेंगे। पर जो बेसिक जो डील करते हैं, वो डील किससे कर रहे हैं? सपोज़ इस एग्ज़ाम्पल में फुटिंग से ही डील कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज नहीं होती हैं, पर वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन चेंज हो सकता है। तो जो फर्स्ट पॉइंट होता है किसी भी एस्टिमेशन में हमको डिस्कस करने का, वो हमेशा होता है ड्राइंग्स को देखना। आपके पास कभी भी ड्राइंग्स आती हैं, तो आप उसको थोड़ा-सा प्रॉपर स्टडी करिए। क्योंकि समवेयर समव्हाट अगर आप गलत एस्टिमेशन कर रहे हैं, या आप गलत बिलिंग के लिए, क्योंकि एस्टिमेशन का यूज़ बिलिंग में भी होता है। एस्टिमेशन का सिर्फ यहाँ पर ये मत समझना कि बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क, एस्टिमेशन मीन्स आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क भी हमको करना पड़ता है, जो कि डायरेक्टली फिर हम बिलिंग इंजीनियर्स या फिर बिलिंग ऑफिस में सबमिट करते हैं। तो जो भी एग्जीक्यूशन वर्क हम करते हैं, या जो हम प्लान कर रहे हैं, उससे रिलेटेड अगर हमारे पास मटेरियल की क्वांटिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो उसको सही कैलकुलेट करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है? सो अब इसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ। जो सबसे पहला हम ऑपरेशन करते हैं, कभी भी साइट स्टार्ट होती है, तो वो ऑपरेशन होता है हमारा, जिसको हम कहते हैं एक्सकैवेशन करने से, है ना? हम क्या करना चाहते हैं? हम एक्सकैवेशन करते हैं, और एक्सकैवेशन की हम क्वांटिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं। सो एक्सकैवेशन की क्वांटिटी जब भी कभी हमको कैलकुलेट करनी होती है, तो सबसे पहले, अगर आपको पता हो तो अच्छी बात है, नहीं है तो एक्सकैवेशन हम करते क्यों हैं? जब भी कभी हमको फुटिंग्स बनानी पड़ती है बिलो द एनजीएल, है ना? जब भी कभी हमको फुटिंग्स को नेचुरल ग्राउंड लेवल से नीचे बनाना है, तो हमको एक्सकैवेशन करना पड़ता है, और जिसको हम कहते हैं फुटिंग एक्सकैवेशन, है ना? पर्टिकुलर। अब अगर आइसोलेटेड फुटिंग्स है, तो ऑन दैट केस
हमको नंबर ऑफ एक्सकैवेशंस करने पड़ते हैं, और अगर हमारी राफ्ट फाउंडेशन है तो हम एक सिंगल एक्सकैवेशन भी कर सकते हैं बड़े से एरिया का। अब यहाँ पर अगर एज़ अ सिविल इंजीनियर मैं बोलूँ तो आइसोलेटेड फाउंडेशन, राफ्ट फाउंडेशन, इन सब चीज़ों से आप फ़ैमिलियर होंगे, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो जब भी कभी हमको सबसे पहले एक्सकैवेशन करना पड़ता है किसी भी ग्राउंड सरफेस का, तो उस एक्सकैवेटेड एरिया में ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ़ उतने ही एरिया का एक्सकैवेशन करेंगे जितने एरिया में हमारा फुटिंग के डायमेंशंस हमको प्रोवाइडेड है। ऐसा कभी भी नहीं करते हैं, क्योंकि एक्सकैवेशन करना है अगर हमको, तो हमको पर्टिकुलर कुछ वर्किंग स्पेस भी चाहिए। वर्किंग स्पेस किसके लिए चाहिए? ताकि जो भी लेबर या जो भी वर्कर वहाँ पर काम कर रहा है, तो उसके पास थोड़ा-सा ओपन स्पेस रहे वर्क करने के लिए। तो एक्सकैवेटेड एरिया जो होता है, वो कभी भी फुटिंग के एरिया के बराबर नहीं होता है। एक्सकैवेटेड एरिया जो होता है, वो हमेशा फुटिंग जो भी आपकी आइसोलेटेड फाउंडेशन या फिर राफ्ट फाउंडेशन के रिस्पेक्ट में जो भी आपको ड्राइंग में वैल्यूज़ गिवन है, उससे कहीं न कहीं थोड़ा-सा आपको ज़्यादा बड़ा देखने को मिलता है। तो अगर मैं ड्राइंग्स की बात करूँ, तो आपको कुछ इस तरीके से ड्राइंग्स अवेलेबल होती हैं हमेशा साइट्स पे। जैसे कि यहाँ पर है, यह नंबर ऑफ फुटिंग्स आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पर जितनी भी आपको फुटिंग्स हैं, ये दीज़ आर ऑल फुटिंग्स, और इनके बीच में जो आपको येलो कलर के मार्क्स दिख रहे हैं, दीज़ आर ऑल कॉलम्स। ये कॉलम्स हैं, ये आपके फुटिंग्स हैं। तो ये इससे विद द हेल्प ऑफ दिस सर्टेन प्लान्स, जो भी हमारे पास प्लान अवेलेबल होते हैं, इसके बेस पे सबसे फर्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं? अगर आप में से किसी को पता हो तो बताइए? लेआउट। सबसे पहले हम हमारी जो भी बिल्डिंग या जो भी हमारा एरिया है जहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, उसमें सर्टेन रेफरेंसेस लेके, अब रेफरेंस कुछ भी हो सकता है, आपके बिल्डिंग के आस-पास बने हुए घर, आपके बिल्डिंग के आस-पास बने हुए पेड़, या आपके बिल्डिंग के आस-पास बनी हुई रोड, कुछ ना कुछ रेफरेंस लेके ही फिर हम हमारे जो फर्स्ट पॉइंट होता है उसको स्टार्ट करते हैं। तो हम लेआउट्स बनाते हैं, लेआउट्स बनाने के बाद फिर हम डिफरेंट डिफरेंट फुटिंग्स को वहाँ पर प्लेस करते हैं। अब ये जो फुटिंग की प्लेसमेंट है, फुटिंग की प्लेसमेंट होने के बाद हम उसको विद द हेल्प ऑफ लाइम पाउडर हम मार्क कर देते हैं, जिसको हम चूना कहते हैं उसकी हेल्प से। और मार्क करने के बाद फिर हम उस पर्टिकुलर एरिया का एक्सकैवेशन करते हैं। तो हम इसी एक्सकैवेटेड एरिया का कितनी क्वांटिटी होगी, उसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। सो अगर मैं एक्सकैवेटेड एरिया की बात करूँ, तो यहाँ पर हमारे पास सपोज़ करो कि एक पर्टिकुलर, अभी क्योंकि मैं इंट्रोडक्टरी पार्ट में हूँ, अभी मैं वो G+2 एक हॉस्टल बिल्डिंग मैंने नहीं ली, अभी जस्ट आई एम इन द इंट्रोडक्टरी पार्ट। तो मैंने अभी कुछ डाटा एज़्यूम करा है आपको समझाने के हिसाब से, फिर जब हम अपने ड्राइंग्स पे चलेंगे, ओरिजिनल ड्राइंग्स पे चलेंगे, तो फिर हम उस चीज़ पे आएँगे। सो यहाँ पर आपको पर्टिकुलर एक डाटा देखने को मिल रहा है। ये यहाँ पर आपको फुटिंग्स मैंने कुछ लिखी है कि मेरी कोई बिल्डिंग, जो भी मेरे पास प्लान था, उस प्लान में मेरे पास F1, F2, F3, F4, F5, 5 नंबर ऑफ टाइप्स जो फुटिंग्स के थे, वो 5 तरीके की 5 टाइप्स की मेरे पास फुटिंग्स हैं। ओके। अब ये नंबर ऑफ टाइप्स से क्या डिफाइन होता है? इससे ये डिफाइन होता है कि एक कंस्ट्रक्शन साइट में हमने फुटिंग का कैटेगराइजेशन 5 कैटेगरीज़ में करा है। एक फुटिंग को मैंने F1 बोला है, जिसकी लेंथ 300 है, विड्थ 4200 है और डेप्थ उसकी 500 mm है। पर उसके टोटल नंबर कितने हैं? 11 हैं, है ना? तो इस चीज़ से आप कभी भी कन्फ्यूज़ मत होना कि F1 फुटिंग हमेशा एक ही होगी, नहीं। F1 जस्ट एक डेज़िग्नेशन है, और टोटल नंबर कितनी है? वो 11 नंबर है। तो अगर मैं किसी बड़े से साइट की बात करूँ, अगर आपके पास कोई एक बड़ी-सी साइट होगी, तो उसमें जो डिफरेंट डिफरेंट फुटिंग्स होंगी, जो कॉलम्स को सपोर्ट कर रही होंगी, तो उसमें जो आपकी ये F1 टाइप की फुटिंग होगी, जिसकी लेंथ 300, विड्थ 4200 और डेप्थ 500 है, उस टाइप की आपके पास कितनी फुटिंग्स मिलेंगी? 11 फुटिंग्स मिलेंगी टोटल, है ना? तो और सिमिलरली F2 टाइप की आपके पास कितनी फुटिंग्स हैं? 7। F3 टाइप्स की आपके पास 5 हैं, F4 टाइप्स की आपके पास 9 हैं,
और F55 की 5 साइन। तो ये हमको कहाँ से मिलेगा? जब हम ड्राइंग पढ़ते हैं। ओके, सो ड्राइंग पढ़ते हैं तो सिंपली अगर हम ड्राइंग पढ़ना चाहें तो मैं इस वाली ड्राइंग में थोड़ा-सा ज़ूम करता हूँ, दिखाता हूँ कि फुटिंग्स एक्चुअल में वहाँ पर हमको देखने को मिलती हैं। तो अगर मैं इसको ज़ूम करूँ तो दिस इज़, आपको यहाँ पर नंबर दिख रहे होंगे। जो नंबर हैं वो किस टाइप से हैं, वो नंबर है, देखो ये F9 फुटिंग है। दिस इज़ फुटिंग नंबर F9, दिस इज़ फुटिंग नंबर F8। लाइकवाइज़ यहाँ पर एक फुटिंग नंबर F5 है और वैसे ही सिमिलर एक F5 यहाँ पर F5 है। तो ऐसे हम हमेशा क्या करते हैं, जब हम स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं, तो ड्यूरिंग द स्ट्रक्चर डिज़ाइन हम ये कोशिश करते हैं कि हम जो भी फुटिंग्स बना रहे हैं, हम उनका कुछ ग्रुप्स बनाते हैं। ग्रुप बनाना क्यों ज़रूरी है? ग्रुप बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर एज़ ए स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर भी मैं बात करूँ, क्योंकि वी आर आल्सो इन्वॉल्व्ड इन स्ट्रक्चरल कंसल्टेंसी, तो स्ट्रक्चरल डिज़ाइनिंग की बात करूँ तो अगर मेरे पास सपोज़ करो मैंने जब फुटिंग डिसाइड कर रहा था, तो एक फुटिंग की डायमेंशन आई 500 5000, दैट इज़ 5 मीटर, सपोज़ करो 5 मीटर बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने। सपोज़ करो 2 मीटर क्रॉस 1.5 मीटर, है ना? 1500 क्रॉस उसकी डेप्थ मैंने निकाली तो 400 एमएम आ रही थी, 400 एमएम। और ये एक किसी लोड को कैरी कर रही थी, सपोज़ करो वो लोड होगा आपका 1000 किलो न्यूटन, 1000 किलो न्यूटन के लोड के लिए ये वैल्यू आई। वहीं कोई दूसरा कॉलम था, जिस कॉलम से हमको लोड 1200 किलो न्यूटन मिल रहा था और उसके लिए हमको मिला 2500 क्रॉस 1500 क्रॉस 400। तो मैं क्या करूँगा, लाइकवाइज़ मैं अपनी फुटिंग्स के जो कैटेगराइज़ेशन है उनको कम रखने की कोशिश करता हूँ। और कम रखने की कोशिश इसलिए भी करता हूँ, क्योंकि साइट पे जब वर्कर्स काम करते हैं, जो साइट पे एग्ज़ीक्यूट कर रहे हैं, तो अगर मैं यहाँ पर उनको F6, F7, F8, F9 ऐसे बहुत सारी फुटिंग्स दे दूँ और यहाँ पर उनके नंबर कैसे रहे, 2 नंबर है, कोई 3 नंबर है, कोई 1 ही है, कोई 5 है, कोई 6 है, कोई 3 है, कोई 4 है। तो ऐसे क्या होगा, उनको पढ़ने में भी दिक्कत होगी। अल्टीमेटली कई बार एज़ ए स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर्स हम क्या करते हैं, फुटिंग्स की जब ग्रुपिंग करते हैं तो जो हमारे पास लोअर कैटेगरी की फुटिंग्स होती है उसको हायर कैटेगरी में भी हम चेंज कर देते हैं। तो ये एक पीछे की कहानी है, किस बेस पे हमको ये फुटिंग्स के कैटेगराइज़ेशन मिलते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक ये फुटिंग्स के पूरे कैटेगराइज़ेशंस क्रिएट करे हैं और यहाँ पर सर्टेन उनके नंबर्स क्रिएट हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ एक्सकैवेशन कैलकुलेशन की, ठीक है? क्योंकि मुझे एक्सकैवेशन कैलकुलेट करना है। तो एक्सकैवेशन जब भी मुझे कैलकुलेट करना है, तो मुझे हमेशा ध्यान रखना है, मुझे क्या ध्यान रखना है? मुझे एक चीज़ ये ध्यान रखनी पड़ती है कि एक्सकैवेटेड एरिया जो होता है, एक्सकैवेटेड एरिया हमेशा सिर्फ़ और सिर्फ़ फाउंडेशन या फुटिंग का डायमेंशन नहीं होता है, एक्सकैवेटेड एरिया होता है आपके जो भी फुटिंग की आपकी डायमेंशन है, दैट इज़ लेंथ एंड विड्थ, ना फुटिंग डायमेंशन प्लस पीसीसी के लिए कुछ हमको स्पेस मिलता है ना? पीसीसी ऑफसेट भी हम जिसको कह सकते हैं, प्लस वर्किंग स्पेस, वर्किंग स्पेस। तो इसको हम समझते कैसे हैं? इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, इस ड्राइंग में, जो ड्राइंग आपके सामने है, अब तुम यहाँ पर ध्यान से देखोगे, तो ये एक डायमेंशन लिखा है, ये डायमेंशन लिखा है 100 एमएम, 100 एमएम। हमारा जो प्लान, जो हमारा फुटिंग है, वो यहाँ पर ही टर्मिनेट हो रहा है, खत्म हो रहा है और उसके आगे हमारी पीसीसी जो है वो 100 एमएम तक हम आगे निकालते हैं। ये आगे निकालने का पर्पज़ इसलिए होता है कि जो सीपेज कंडीशन या कुछ कभी हमारे पास इस तरीके से जब जो डैम कंडीशन बनती है डैम्पनेस के लिए, तो उसके लिए हम थोड़ा-सा पीसीसी हमेशा हमारी फुटिंग से बाहर ही रखते हैं। तो 100 एमएम जो ये ड्राइंग में गिवन था, ये क्या है? पीसीसी ऑफसेट है आपका, ओके? ये एज़ पर ड्राइंग, एज़ पर कंडीशंस अलग-अलग हो सकते हैं, पर अगर नहीं दिया हुआ है, तो हमको 100 एमएम तो मिनिमम कंसीडर करना चाहिए इन एवरी केस। और ये सब जितने भी मैं मेज़रमेंट की बात कर रहा हूँ कि फुटिंग डायमेंशन प्लस पीसीसी ऑफसेट प्लस वर्किंग स्पेस, ये हम कोई मन से नहीं बात कर रहे हैं। दीज़ आर ऑल गिवन इन आवर आईएस कोड एंड आईएस कोड इज़ आईएस 1200, ओके? आईएस 1200 जो है हमारा, वो है कोड फॉर मेज़रमेंट। जो कोड फॉर मेज़रमेंट है उसके लिए, जैसे आपने आईएस 456 का नाम सुना होगा, आईएस 800 का नाम सुना होगा, जो हमारे आरसीसी और स्टील के डिज़ाइन में यूज़ होता है।
सिमिलरली कोड फॉर मेजरमेंट हमारा IS 1200 होता है। तो ये जो IS 1200 है, उस पे हम उससे भी हम इन सब चीज़ों की डिटेल्स ले सकते हैं। तो आप IS 1200 को ओपन करके देखिएगा। अब जो मैं बात कर रहा हूँ फुटिंग डायमेंशन प्लस पीसीसी ऑफसेट प्लस वर्किंग स्पेस, उसमें वर्किंग स्पेस के लिए जो क्राइटेरिया है, जो कि IS 1200 में गिवन है, वो क्राइटेरिया गिवन है 300 टू 450 mm, 300 टू 450 mm। ओके। सो जनरली लोग वर्किंग स्पेस मतलब कोई भी एक लेबर खड़े होकर एक्सकवेट करेगी, या फिर जब हम इसमें कंक्रीट पोर करेंगे, जब हम कंक्रीटिंग की प्रोसेस करेंगे, तो उस टाइम पे हमारे कुछ वर्किंग स्पेस चाहिए, तो जनरली लोग 300 mm तक का वर्किंग स्पेस काउंट करते हैं। और ये काउंट कब करते हैं? ड्यूरिंग द एक्सकेवेशन। ये ध्यान रखना, ये सब जो भी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये हम एक्सकेवेशन वाले पार्ट के लिए कर रहे हैं। ओके। सो फुटिंग डायमेंशंस प्लस पीसीसी ऑफसेट प्लस वर्किंग स्पेस। तो अगर मैं इस ड्राइंग के हिसाब से बात करूं, तो पीसीसी ऑफसेट मेरे पास 100 mm है। ओके। और वर्किंग स्पेस मैंने एज्यूम करा है, वो है वर्किंग स्पेस आपका 300 mm। तो एक्सक्यूज मी सर। हाँ, बोलो। सर इसमें जो पीसीसी जो रहती है उसकी मिक्स सर ये प्रीडिफाइंड रहती है। जैसे मैंने एक प्रोजेक्ट में सर काम किया था तो उसमें 148 डाला था और उसके बाद 1.3 डाला था उसके ऊपर। हाँ, वो और देखो यही चीज। पीसीसी काफी, अगर M10 है और जी जी M15 है, ये दो ग्रेड्स होते हैं। जी और जी। अगर जहाँ पर सॉइल में ज़्यादा डैम्पनेस है, या फिर जो तुमने एक वर्ड सुना होगा, कंसोलिडेशन, ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल होती है कहीं पर, कभी यस सर। नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल होती है, तो उसके ऊपर ये चीज़ डिपेंड करती है। तो आई थिंक ये मेंशन होगा तुम्हारी ड्राइंग में, या फिर कहीं ना कहीं मेंशन रहा हो कि हमको किस जी ग्रेड सर, का। ये चीज मेंशन थी। मेरा मतलब कंसर्न ये था कि जैसे अगर कहीं प्राइवेट में काम कर रहे हैं सर, तो ऐसा जरूरी रहता है क्या कि दो मिक्स ही देने पड़ते हैं कि पहले 148 फिर 1.3, या ऐसा जरूरी नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इसमें आपका जो एग्रीगेट्स होते हैं, आप उन एग्रीगेट साइज को भी, मैक्सिमम एग्रीगेट साइज पीसीसी में ज़्यादातर आपके 10 mm और 20 mm के बीच में रहते हैं। है ना? तो ओके सर। और 20 mm का भी रेशियो बहुत कम होता है। अगर आपको थोड़ा बहुत मिक्स डिज़ाइन का आइडिया है, तो मैं ये बता दूँ, जब भी कभी हम ग्रेड कंक्रीट बनाते हैं, तो कंक्रीट में हमेशा हम जो एग्रीगेट यूज़ करते हैं, हमेशा एक साइज़ का नहीं यूज़ करते। हम हमेशा चाहते हैं कि ग्रेडेशन रहे प्रॉपर। तो हम यस सर्टेन सर। 20 mm यूज़ करते हैं, 10 mm यूज़ करते हैं और 5 mm भी यूज़ करते हैं। ये हम विज़ुअली इंस्पेक्ट करते हैं कि ऐसे सब होना चाहिए। मतलब जब भी हमारे पास किसी भी क्वेरी से कोई भी मटेरियल आता है, तो हम देखते हैं कि जनरली एक ही टाइप के डायमेंशंस ना हो। इसके लिए हम, जो आपने प्रैक्टिकल करा होगा, कि हम उसके शेप्स को देखते हैं कि किसके शेप्स के हमारे पास हैं, है ना? उसके जो शेप हम एनालिसिस करते हैं। ओके तो सर। ये ग्रेडेशन का वगैरह का इम्पोर्टेंस बहुत है। तो अब इसके बाद अगर हम चलते हैं हमारे पर्टिकुलर जो जिसपे हम बात कर रहे थे, वो बात थी हमारी एक्सेल शीट में। एक्सेल शीट में हम जब भी चलते हैं, तो अब यहाँ पर आपको कुछ जो दिख रही है एक्सेल शीट्स, उसमें सबसे पहले मैं आता हूँ हमारे एक्सकेवेशन के लिए। ठीक है? ये है मेरा डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क, टोटल एक्सकेवेशन क्वांटिटी में यहाँ पर कैलकुलेट करना चाहिए। तो फुटिंग F1। अच्छा, मैं एक्सकेवेशन क्वांटिटी किस में निकालूंगा? मीटर क्यूब में निकालूंगा, दैट इज क्यूबिक मीटर में निकालूंगा। तो सबसे पहले आप यूनिट्स लिखिए, क्यूबिक मीटर यूएम। फुटिंग F1, उसकी साइज यहाँ पर गिवन है 300 क्रॉस 4200 क्रॉस 500। अब 300 और 4200 में से लेंथ कौन सी है, विड्थ कौन सी है, ये कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है, मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है। इसमें मत परेशान होने लग जाना कि लेंथ किसको कहेंगे, विड्थ किसको कहेंगे। वो हम जब एनालिसिस का पार्ट करते हैं, अगर हम बियरिंग कैपेसिटी वगैरह निकाल रहे हैं, तब हम लीस्ट डायमेंशन को विड्थ कहते हैं मैक्सिमम टाइम में। पर एस्टिमेशन में एज सच यहाँ पर कोई लेंथ और विड्थ की ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है, तो इसके लिए मत सोचना था। अब ध्यान से एक दो चीजें जो आपको यहाँ पर देखनी है, मैं उसमें पहले से पॉइंट आउट कर देता हूँ। आपको एक तो इस वाली पोर्शन को भी देखना है, जहाँ पर हम कमांड्स आती हैं हमारी, मैं उसको लिख के भी बताऊंगा, तो आप एक इस पोर्शन पे भी ध्यान दीजिए। और इस एरिया में मैं जहाँ पर भी बता रहा हूँ, आप उस चीज़ को भी ध्यान से देखिएगा। तो इन दो जगह पे आप नज़र मारिए, चाहे आप अभी देखें, चाहे बाद में रिव्यू और रिवीजन के हिसाब से भी। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, मेरे पास जो लेंथ है, मैंने लेंथ लिखी है। लेंथ मेरे पास मैंने लिखी 3.800। विड्थ है मेरी 5 और डेप्थ है मेरी 2.275। तो ये अभी डेप्थ वाले पार्ट में बाद में आऊँगा।
यहाँ पर मेरे पास लेंथ थी 300, पर मैंने यहाँ पर लिखी है 3.8। यहाँ पर मेरी विड्थ थी 4200, पर मैंने यहाँ पर लिखी है 500, है ना? तो इस पार्ट पे कैसा आता है वो मैं बता दूं। ये पार्ट जो होता है आपका, वो पर्टिकुलर मैं अगर कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो वो कुछ कैलकुलेट होगा आपका इस तरीके से, जिसमें हमारे पास एक, जैसा कि अभी मैंने बताया, जो हमारी फुटिंग्स होती है इस तरीके से आप, ये आपकी फुटिंग का डायमेंशन हुआ। ओके, और सपोज करो दिस इज द फॉर योर पीसीसी ऑफसेट, एंड आफ्टर दैट दिस इज योर फॉर वर्किंग स्पेस। ये तीन चीजें हम डिस्कस कर रहे थे, और इन तीनों चीज में चलें तो दिस जो आपका पीसीसी ऑफसेट था, ये है आपका 100 mm, और ये जो आपका वर्किंग स्पेस था ये आपका था 300 mm। इस साइड भी सेम चीज होगी 100, क्योंकि वो 100 दोनों साइड है, और वर्किंग स्पेस इधर भी 300। ये भी आपका 300, दिस इज ऑल्सो 100, दिस इज ऑल्सो 100, एंड दिस इज ऑल्सो 300। तो अगर मैं इस वाले पोर्शन को लेंथ कह रहा हूँ, इस वाले पोर्शन को अगर मैं विड्थ कह रहा हूँ, तो जो भी एक्चुअल लेंथ और विड्थ थी, अगर ये सपोज करो 500 थी, 5000 थी, 5 मीटर की मेरे पास लेंथ थी, तो उसमें मुझे दोनों साइड से ये दोनों फैक्टर्स को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है? और विड्थ है अगर मेरे पास सपोज करो 4200 की, तो मुझे इन दोनों फैक्टर्स को उसमें ऐड करना पड़ेगा। उसी चीज़ को मैं वहाँ पर बताता हूँ कि हमने कैसे एक्सेल शीट में उसको वर्कआउट करा है। तो एक्सेल शीट में अगर हम चलते हैं, तो ये जितना भी यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है, देखो 3.80, 3.80, दैट इज, अगर मैं इसको फिर से यहाँ पर टाइप करता हूँ, देखो मैं क्या टाइप करना चाहता हूँ कि मुझे टोटल लिखना है कि कितना हो रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको डिलीट कर देता हूँ फॉर टाइम बिंग, और मैं लिखूंगा इक्वल्स टू। सबसे पहले मुझे लिखना चाहिए उसकी जो भी लेंथ निकाल रहा हूँ, तो लेंथ पहले मैं लिखूंगा 3, है ना? मैं मीटर में लिख रहा हूँ, इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पर 3 लिखता हूँ, 3000 नहीं लिखता हूँ, क्योंकि वो की बात है। 3 प्लस, नेक्स्ट मुझे लिखना चाहिए 0.1। ओके, नेक्स्ट उसके बाद मुझे लिखना चाहिए 0.1, ये मेरा दोनों साइड का मेरा पीसीसी का ऑफसेट हो गया, प्लस 0.3 प्लस 0.3, और इसको मैं एंटर करूंगा तो मुझे मिलेगा 3.8। ओके, जो कि पहले भी यही लिखा था 3.8। मैं इसको अगर कंट्रोल जेड कर दूं, तो वो पहले से भी 3.8 था। तो इस तरीके से ये 3.8 है। सिमिलरली, अब यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे, तो जो मेरी विड्थ थी 4200, 4200 विड्थ थी, तो उसमें मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा? 0.1, मतलब 4.2 अगर मेरी विड्थ थी, तो 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.3 प्लस 0.3, एंड इट विल गिव समवेयर टू 5.00 मीटर। ये 5.00 मीटर। ओके, तो ये हमारी लेंथ और विड्थ में हमको जो करेक्शंस करने पड़ते हैं ड्यूरिंग एक्सकेवेशन, वो मैं बता रहा था। अब मैं डेप्थ वाले पार्ट पे आता हूँ। ठीक है, लेंथ और विड्थ में कोई डाउट किसी को? नो सर। अब मैं सर्टन डेप्थ की बात करूं, तो अभी यहाँ पर डेप्थ 2.275 लिखी है। अभी उसको भूल जाओ, मैं कुछ दो तीन ड्राइंग्स के हिसाब से तुम्हें डेप्थ बताऊंगा, डिफरेंट डिफरेंट ड्राइंग्स के हिसाब से। तो मैं फर्स्ट ड्राइंग में चलता हूँ, मेरी ड्राइंग नंबर 1। ओके, उसमें मैं सबसे पहले देखता हूँ इसमें मेरे पास डेप्थ क्या दी है। तो ये हमारे पास एक ड्राइंग है सामने आपके, इसमें डेप्थ डायरेक्ट अलग अलग ड्राइंग्स के हिसाब से अलग अलग डेप्थ रहती है। तो इसमें फर्स्ट डेप्थ लिखी है आपको, यहाँ डायरेक्टली लिखा हुआ है 6 फीट मिनिमम और अप टू द हार्ड स्टार्टर, है ना? 6 फीट मिनिमम और अप टू द हार्ड स्टार्टर। तो आपको ऐसे भी कभी कभी देखने को मिलता है। तो मतलब 6 फीट तो आपको एक्सकेवेट करना है, या फिर हार्ड स्टार्टर। तो अभी हम यहाँ पर ये एज्यूम करते हैं कि ये 6 फीट तक का ही एक्सकेवेशन होगा। तो 6 फीट का एक्सकेवेशन मीन्स कितने, अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूँ, तो ये हो जाता है करीब 1.8 मीटर, 6 फीट। तो आपको तो एक इस तरीके से डेप्थ मिलेगी, क्योंकि आपका ग्राउंड लेवल ये है, एक्चुअल ग्राउंड लेवल ये है, और आपको इतना एक्सकेवेट करके जाना है नीचे, जहाँ पर आपको अपनी फुटिंग प्लेस करनी है। ओके, और सेकंड ऑप्शंस हमको क्या मिलता है? जो सेकंड ड्राइंग कभी कभी हमको देखने को मिलती है, सेकंड ड्राइंग कुछ इस तरीके से होती है। सेकंड ड्राइंग में
यहाँ पर क्या चेंज है, यहाँ पर ये चेंज है, हमको एनजीएल है, जो कि नॉर्मली वहाँ पर पिछली ड्राइंग में जीएल लिखा था, वो यहाँ पर एनजीएल लिखा है। यहाँ पर आपको एनजीएल से लेके फुटिंग के टॉप तक, एनजीएल से लेके फुटिंग के टॉप तक आपको जो डेप्थ दी है, वो दी है 5 फीट। ओके? पर क्या हमको फुटिंग मतलब पीसीसी के टॉप तक, सॉरी, फुटिंग के टॉप तक नहीं, पीसीसी के टॉप तक की फुटिंग दी। पर क्या हमको एक्सकैवेशन पीसीसी के टॉप तक करना है? नहीं, हमको एक्सकैवेशन पीसीसी के बॉटम तक करना है, हमको इस लेवल तक जाना है, पीसीसी के इस लेवल तक। तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, 5 फीट में ये जो पीसीसी मेरे को 4 इंचेस की पीसीसी दी है, 4 इंचेस मीन्स अगर आप बोलें तो 100 होता है। 5 फीट को अगर मैं मीटर में चेंज करूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ी अनफॉर्चुनेट कंडीशन है इंडिया में कि हम साइट पे सब काम फिट में करते हैं, और जब हम बिलिंग या कैलकुलेशन के काम करते हैं तो हम एसआई यूनिट में करते हैं। तो आप थोड़ा-सा इस कन्वर्ज़न को ध्यान रखिए हमेशा। तो 5 फीट हो जाता है आपका 1.5 मीटर, प्लस हमको क्या ऐड करना पड़ेगा, ये 4 इंचेस की जो पीसीसी दी है, 4 इंचेस की पीसीसी दी है, तो वो हमारी हो जाएगी करीब 100 क्योंकि 4 इंच मतलब 100 होता है। तो टोटल आपको कितना एक्सकैवेशन करना है, 1.6 मीटर का। तो डिफरेंट ड्राइंग्स के हिसाब से ये डिफरेंट कंडीशन अराइज़ होती है जो आपको देखना है। अब जैसे कि इस ड्राइंग में कि जैसे सवाल था अर्षित का, इस ड्राइंग में लिखा है पीसीसी आपको किस रेशियो की देनी है। तो अगर रेशियो प्रोवाइडेड है तो आप डायरेक्टली रेशियो पे वर्क करिए, और उसमें आपको फिर बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब एक मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ कि सवाल ये उठता है कि सर, हमने 4 इंच की पीसीसी अगर छोड़ भी दी एक्सकैवेशन क्वांटिटी में कैलकुलेट करने को, तो उससे क्या बिगड़ जाएगा? 4 इंच की पीसीसी में ऐसा क्या चेंज हो जाएगा? तो चेंज बहुत कुछ होता है, जब हम बड़े लेवल पे देखते हैं, क्योंकि ये भले 4 इंच की क्वांटिटी है, पर इस 4 इंच में हमको ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ हमको एक ही एक्सकैवेटेड एरिया क्रिएट करना है। हमको इस तरह के कम से कम 30-40 एक्सकैवेटेड एरिया, सपोज़ करो किसी बिल्डिंग में कॉलम आ रहा है, तो हमको करीब नंबर ऑफ 30 एक्सकैवेटेड एरियाज़ क्रिएट करने हैं सर। तो जब आप एक बड़े नंबर्स में इसको देखते हो, तो ये समव्हेयर कहीं न कहीं एक अच्छी क्वांटिटी हो जाती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि लाखों की क्वांटिटी हो जाएगी, पर हाँ, लेबर कॉस्ट और आप इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करते हो तो समव्हेयर आपकी कुछ थाउज़ेंड्स की क्वांटिटी हो जाएगी, 2000, 5000, 10,000, वो एज़ पर द कंडीशन है। तो ये छोटी-छोटी जो ये फैक्टर्स होते हैं, जो अगर हम भूल जाते हैं एज़ अ बिलिंग इंजीनियर या एज़ अ एस्टिमेटर, तो वो समव्हेयर कहीं फिर हमारे वर्क में रिफ्लेक्ट होता है, और हमारी जो हम बाद में हमारी प्रॉफ़िट एंड लॉस की शीट बनाते हैं, वहाँ पर भी ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं। तो ये हमेशा हमको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा एक जो एक्स्ट्रा नॉलेज है, वो क्योंकि आप लोगों ने इंटर्नशिप करी होगी, साइट पे वर्क करा होगा, तो मैं बता दूँ। सपोज़ करो कभी भी तुम्हारे पास कोई भी एक ड्राइंग अवेलेबल है, उस ड्राइंग के हिसाब से था कि मेरे को इस एरिया में ब्रिक मैसनरी कंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है? एक एग्ज़ाम्पल है। तो आपने ब्रिक मैसनरी का कंस्ट्रक्शन कर दिया। ड्राइंग किसने दी? ड्राइंग आपको क्लाइंट ने दी, आपने एक ब्रिक मैसनरी बना दी। अब आपको अगर पता होगा, आप लोग ड्राइंग्स के हैबिचुअल हैं सिविल इंजीनियरिंग में, तो बता दूँ, ड्राइंग्स के रिवीजन होते हैं। आपको पता है शायद? पता है कि नहीं पता है? एक ही ड्राइंग के कई बार रिवीजन्स आते हैं, ओके? कुछ रिवीजन्स टाइमली अगर हमको सर्कुलेट हो जाते हैं, तो हम प्रॉपर वर्क कर पाते हैं। कभी-कभी ऐसा होता है कि ड्यू टू द चेंज इन सर्टेन लोडिंग कंडीशंस, या ड्यू टू चेंज इन सर्टेन अ, बहुत सारे फैक्टर्स कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ में होते हैं। तो उसके कारण कई बार या फिर हमारे कोई घर का, या फिर हमने अपनी बिल्डिंग का प्लान में कुछ चेंज करा, तो रिवीजन्स होते हैं। जैसे पहला रिवीजन सपोज़ करो आपका 10th अक्टूबर को आया था, तो हो सकता है कि सेकंड रिवीजन आपका कभी 15th ऑफ दिसंबर को आ जाए उसी ड्राइंग का। तो अगर हमको ये सर्कुलेट हो जाती है प्रॉपर टाइमली, और अगर हमने उस वर्क को नहीं करा था, या वर्क अभी हमारे प्लानिंग में नहीं था, तो हम रिवीजन 1 वाली ड्राइंग को नेग्लेक्ट करके रिवीजन 2 वाली ड्राइंग के हिसाब से वर्क करेंगे। पर कई बार ऐसा होता है कि रिवीजन हमारा बाद में हमको मिलता है, और हमने वहाँ पर वर्क कर दिया है। तो इन दैट केस सपोज़ करो सेकंड रिवीजन में ये बोला कि इस ब्रिक मैसनरी की जो हाइट थी, मैंने पहले इस ब्रिक मैसनरी की हाइट को सपोज़ करो 10 फीट बनाया था। अब उन्होंने बोला कि नहीं, हमको यहाँ पर 10 फीट नहीं देना है, इस ब्रिक मैसनरी की हाइट को हमको सिर्फ़ 7 फीट तक देना है, उसके ऊपर हम
यहाँ पर अपनी कुछ ग्लेजिंग या फिर कुछ भी ग्लास का मटेरियल लगाएंगे। अब आपने 10 फीट की तो ब्रिक मैसनरी पहले से बना दी है ना? तो इन दैट केस अगर कभी भी ऐसी ड्राइंग्स सर्कुलेट नहीं होती हैं जिसमें कंसल्टेंट्स या क्लाइंट की गलतियां हैं, उस केस में आप ये जो 3 फीट की वॉल यहाँ पर तोड़ेंगे, यहाँ पर आप ये 3 फीट की वॉल को यहाँ पे डिमोलिश करेंगे, उसके चार्जेस भी आप क्लाइंट से मांग सकते हैं। ठीक है, ये एज पर कंपनी टू कंपनी एंड टेंडर टू टेंडर लिखा होता है। अगर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एनी वर्क कोई रिवीजन या कोई भी आपकी कंस्ट्रक्शन में कोई गलती हो तो वो अलग बात है, मैं उसके लिए नहीं बोल रहा हूँ। अगर इस तरीके से कोई रिवीजन या कुछ भी ऐसे चेंजेस क्लाइंट चाहता है, तो आप उसमें जब रिवीजन करेंगे तो यू कैन गो फॉर आस्किंग द मनी फ्रॉम द क्लाइंट। और इस प्रोसेस को हम हमेशा कहते हैं, ध्यान से सुनना, JMR। दिस इज JMR मीन्स जॉइंट मेजरमेंट, joint measurement and R resembles record। ठीक है, जॉइंट मेजरमेंट रिकॉर्ड। जॉइंट मेजरमेंट रिकॉर्ड में आप क्या लिखेंगे? आप ये लिखेंगे कि सपोज करो कि ये 3 फीट मुझे जो एक्स्ट्रा मैसनरी तोड़नी पड़ी, तो इस मैसनरी को तोड़ने के लिए मुझे पर्टिकुलर एक वर्कर या एक जो भी मेरी लेबर थी वो हाफ डे या फुल डे में उठ गई, तो आप उसके चार्जेस लिखेंगे, सपोज करो 500 रुपीज़। उसके अलावा एक सेकंड लेबर लगी जो इस पूरे डेब्रिज को क्या करा, उस पूरे डेब्रिज को उसने क्या करा, वहाँ पर वे स्क्रैप यार्ड में या फिर जहाँ पर भी उसको ले जाना था तो वहाँ पर ले जाके रखा, तो उसकी भी पूरे दिन की कॉस्टिंग गई। तो कहने के लिए ये 500 प्लस 500 1000 रुपीज़ ही हुआ, इस एग्जांपल में मैं बता रहा हूँ, पर ये 1000 रुपीज़ आपकी एक्स्ट्रा कमाई है। यहाँ पर मटेरियल चार्ज नहीं है, क्योंकि मटेरियल जो बन गया है वो टूटेगा तो आप मटेरियल चार्जेस के लिए नहीं, अदर जो आप इस तरीके के वर्क करते हैं उसमें आपको मतलब जो भी आप लेबर डिप्लॉय कर रहे हैं या कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहे हैं अदर देन मटेरियल, तो आप उन सबको नोट करके क्लाइंट से JMR रिकॉर्ड में आप अपने साइन करिए और जो भी क्लाइंट इंजीनियर है उसके साइन कराइए, और ये भी आपके बिलिंग का एक पार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज था यहाँ पर, जो अक्सर बड़ी इंडस्ट्रीज में या बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस में भी प्रैक्टिस चलती है, उसके लिए बोल रहे हैं। तो हम थे एक्सकेवेटेड एरिया में। तो ये सेकंड ड्राइंग थी जिसमें एक्सकेवेटेड एरिया में आपको नीचे पीसीसी का एरिया नहीं था, पीसीसी की डेप्थ नहीं थी, तो हमको पीसीसी की जो 4 इंच की थी वो भी 5 फीट 4 इंच में हमको 5 फीट में ऐड करनी पड़ेगी। आफ्टर दैट एक थर्ड ड्राइंग, जिस ड्राइंग पे बेसिकली मैंने ये एक्सेल शीट बनाई है, ये हमारी जो जिस एक्सेल शीट पे हम वर्क कर रहे हैं वो इस ड्राइंग की बेसिस है। अब इस ड्राइंग में क्या है, इस ड्राइंग में ये है कि आपका जो एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल है वो ये है एनजीएल, आपका ये एनजीएल है, और इस एनजीएल के बाद आपको एक तो डायरेक्ट टू 100 यहाँ से आपकी जो टॉप ऑफ द ये पीसीसी एरिया है उसकी एरिया दी है आपको 2001 ओके। और नेक्स्ट आपको क्या दी गिवन है, नेक्स्ट आपको गिवन है यहाँ पर एक चीज जिसको हम कहते हैं नीचे एक तो 75 का लीन कंक्रीट है, लीन कंक्रीट मतलब पीसीसी है ना, तो 75 का लीन कंक्रीट मींस पीसीसी प्लस 4 इंच थिक रिवर्स एंड क्वेरी डस्ट ऑप्शनल इन केस ऑफ स्लशी सॉइल। स्लशी सॉइल्स मतलब वही जो अ, वो मतलब अंडर कंसोलिडेटेड सॉइल्स होती हैं काफ़ी, जिसमें हमको काफ़ी बड़े-बड़े पैचेस दिखते हैं। तो उन पैचेस को प्रॉपर फिल करने के लिए, एक लेवल करने के लिए हम कई बार क्वेरी डस्ट या सैंड डस्ट को फिल करते हैं, पर ये भी ऑप्शनल है, डिफरेंट डिफरेंट साइट कंडीशंस मिलेगी। पर मेरा यहाँ पर एम ये है कि आप मैं अलग-अलग ड्राइंग्स से आपको एक्सपोज़ करवा पाऊँ ताकि कभी भी इन फ्यूचर आपको इसकी फ़ील हो तो आप मिल जाए। तो यहाँ पर एक 4 इंच की और रिवर सैंड की भी बात हो रही है, तो आप यहाँ पर और क्या ऐड करेंगे, 100 और ऐड करेंगे जो कि आपकी सैंड फिलिंग के हिसाब से है। ठीक है, तो सैंड फिलिंग डिफरेंट डिफरेंट कंट्री इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में एज़ पर द सॉइल कंडीशंस हमको देखने को मिलती है। तो अब इस कंडीशन में मेरी टोटल डेप्थ कितनी होगी, 2100 प्लस 75 एंड प्लस 100 तो दिस विल बी अवर टोटल डेप्थ। ओके, जितना हमको एक्सकेवेट करना है।
So 2100 plus 100 means 2200 and 75 means 2275. Okay, and this मीटर में चेंज करूँ तो 2.27 और यही 2.275 आपको हमको कहाँ पे मिलेगा, हम जो हमारी एक्सेल शीट देखेंगे तो उसमें 2.275। तो डेप्थ की जो कैलकुलेशन है उस कैलकुलेशन में हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और अब अगर तुम यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी वही चीज़ लिखी है ऊपर, जो डेप्थ है वो मैंने यहाँ एक्सेल में भी उसी वे में कैलकुलेट करी है। यहाँ पर लिखा हुआ है 2.1 प्लस 0.075 प्लस 0.1। ओके, तो ये डेप्थ की कैलकुलेशन है। अब मैं फिर से अगर मेरी अब जैसे सपोज करो यहाँ पर अभी कोई भी डाटा नहीं होता, आप इस एरिया को सपोज करो ब्लैक आउट कर देता हूँ मैं। यहाँ पर अगर कोई भी हमको डाटा नहीं मिलता है, ठीक है, यहाँ पर सपोज करो हमारे पास कोई डाटा नहीं था, हमने फर्स्ट फुटिंग का लेंथ और विड्थ कैलकुलेट करी और हमने उसका डेप्थ लिख दिया, ठीक है। अब इस डेप्थ को लिखने के बाद अगर क्योंकि मेरी जो जितनी भी फुटिंग्स होंगी सब एक ही लेवल पे होंगी, ऐसा तो हो नहीं सकता कि फुटिंग्स के लेवल चेंज हो। नेचुरल ग्राउंड लेवल से सभी फुटिंग्स एक ही डेप्थ होंगी। तो जस्ट मैंने एक के लिए कैलकुलेट करा, तो अगर मुझे फिर सबके लिए कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, मैं इस सेल को सेलेक्ट करूँ, इसके बॉटम कॉर्नर को ड्रैग करके मैं नीचे यहाँ पर जस्ट सिंपली इसको पुट करूँगा तो वो 2.2 पर चलने लगेगा, ठीक है। तो ये डेप्थ के लिए हो गई। फिर सिमिलरली F2 फुटिंग थी 2500 बाई 300 बाई 400 की, तो मैंने उसमें वही करा है। मेरा वर्किंग स्पेस प्लस पीसीसी प्लस 2.5 जो मेरी एक्चुअल में लेंथ थी प्लस वर्किंग पीसीसी ऑफसेट प्लस वर्किंग स्पेस। तो इस तरीके से हम सब एक्सकवेशन के एरिया के लिए लेंथ, विड्थ और डेप्थ कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद जो एक मेन आता है क्वांटिटी पर नंबर, ठीक है। मतलब अगर हम एक F1 फुटिंग बनाते हैं तो उसके लिए हमको कितना एक्सकेवेटेड एक्सकवेशन करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने क्या यूज़ करा है, वही जो मल्टीप्लिकेशन वाला अभी मैंने आपसे डिस्कस करा था, ऑपरेशन वही यहाँ पर यूज़ हुआ है। मैंने किस-किस फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करा, देखो यहाँ पर लिखा है E7, F7, G7। ओके, मैं इसको फिर से यहाँ पर करके दिखा देता हूँ तुमको, हमने क्या करा है। मुझे क्वांटिटी पर नंबर निकालनी है, मैंने अभी यहाँ पर डिलीट करा। क्वांटिटी पर नंबर निकालनी है तो मैंने जस्ट सिंपली इक्वल्स टू करा और मुझे इन्हीं तीनों क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है टोटल क्वांटिटी निकालने के लिए। तो सिंपली मैंने पहले इस वाले सेल को सेलेक्ट करा, मल्टीप्लाई अपने कीबोर्ड से प्रेस करा, फिर इसको करा, फिर मल्टीप्लाई, फिर इसको करा, तो मेरा ये मिल जाएगा मेरे तो 43.225। ओके, और लाइकवाइज अब सपोज करो यहाँ पर अभी कोई भी वैल्यू नहीं थी, मैंने एक वैल्यू कैलकुलेट कर ली है और मैं चाहता हूँ यही सेम ऑपरेशन मैं नीचे वाली सब फुटिंग्स पे लगा दूँ। तो जस्ट आप इसके सेल को बॉटम को पकड़िए और ड्रैग करिए, सब पे सेम ऑपरेशन विथ रिस्पेक्ट टू द डायमेंशंस ऑफ डिफरेंट फुटिंग वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा। फिर ये तो पर नंबर थी। अब हमको टोटल निकालनी है कि F1 हमारी कितनी फुटिंग्स हैं, 11 नंबर है। तो ये नंबर्स मैंने यहाँ पर लिख लिए, ये नंबर्स मेरे को कहाँ से मिले, जो मैंने अभी साइड में यहाँ पर लिया, ठीक है। यहाँ से मैंने नंबर्स ले लिए वो, और टोटल क्वांटिटी निकालनी थी फुटिंग F1 में, मतलब पूरे साइट पर जो F1 फुटिंग की टोटल क्वांटिटी कितनी आ रही है। तो उसके लिए मैंने क्या करा, 43.2 है ना। मैं आपको इसको फिर से करके दिखाता हूँ, देखो इक्वल्स टू 43.225 जो एक के लिए थी, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, टोटल 11 नंबर से। तो ये मेरे को मिल जाएगा 475.475। सिमिलरली अगर यहाँ पर नीचे हमारे पास अभी डाटा अवेलेबल नहीं है, हमने एक ऑपरेशन कर लिया है, तो मैं बस इस सेल को सेलेक्ट करूँ, जस्ट अ मिनट, मैं इस सेल को सेलेक्ट करूँ और इस सेल को सेलेक्ट करके यहाँ पर ड्रैग, मुझे सब खा जाएगा। और जब मैंने सभी फुटिंग्स के लिए एक्सकेवेटेड एरिया निकाल लिया, तो मुझे टोटल निकालना है कि टोटल मेरी साइट पे कितना एक्सकेवेटेड एरिया है। तो उसके लिए जो मैंने सम का फॉर्मूला बताया था, इक्वल्स टू कर दूं, चाहे मैं डायरेक्ट इन सबको ऐड कर दूं तब भी
1485.325 आएगा, या जो मैंने यहाँ से आपको ऑटो सम का ऑप्शन बताया था, ऑटो सम से भी आएगा जो इनिशियली बताया। तो ये टोटल एक्सकेवेटेड क्वांटिटी आई 148.5325। अब ये एक्सकेवेटेड क्वांटिटी कितनी थी? एक्सकेवेटेड क्वांटिटी थी जो भी हमने यहाँ पर इस तरीके से जो फाउंडेशंस बनाने के लिए, फुटिंग बनाने के लिए जो भी हमने एक्सकेवेटेड एरिया करा है, उसमें हम इस तरीके से सेंटर पे मार्क कर देते हैं जो कि हमारी फुटिंग का सेंटर होगा, और इस तरीके से हम नंबर ऑफ फुटिंग्स हम एक्सकेवेट करते हैं, और उसके बाद जितना भी मटेरियल हमको एक्सकेवेशन का मिलता है हम उसको कहीं पर ट्रांसपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि ये मटेरियल हमारे फिर बैग फिलिंग, सॉइल फिलिंग में, इन सब में काम आता है। तो इस तरीके से एक्सकेवेटेड एरिया हमको निकल जाता है। अब एक्सकेवेटेड एरिया निकालने का पर्पस क्या है? एक्सकेवेटेड एरिया निकालने का पर्पस ये है कि इसमें कितनी लेबर डिप्लॉयड करनी पड़ेगी हमको, और एक लेबर एक दिन में कितना एरिया एक्सकेवेट कर पाएगी। तो उस बेस पे फिर हम जो लॉन्ग टर्म हमारा कॉस्ट एस्टिमेशन है किसी भी साइट का, हम उसको करते हैं, ताकि हम प्रॉपर वे में कैलकुलेशन कर पाए हमारे कॉस्ट। सो एक्सकेवेशन से रिलेटेड कोई डाउट हो? नो सर। आफ्टर दैट हम अगर बात करें तो सेकंड हमारा जो ऑप्शन आता है, क्योंकि हमारी इस ड्राइंग पे, जिस ड्राइंग पे हम वर्क कर रहे हैं, इस ड्राइंग में जो सेकंड चीज थी वो थी सैंड फिलिंग। वो क्या थी? सैंड फिलिंग। सैंड फिलिंग हमेशा हमको देखने को नहीं मिलेगी, इस बात का ध्यान रखना। सैंड फिलिंग एज पर अवर साइट कंडीशन देखने को मिलेगी, पर यहाँ पर सैंड फिलिंग थी 4 इंच थिक रिवर सैंड। ओके, तो हमको इसका भी एरिया निकालना पड़ेगा कि कितना सैंड फिलिंग हमको लगेगी। तो उस एरिया को निकालने के लिए हमको कुछ नहीं करना है। सैंड फिलिंग कितनी लगनी है? सैंड फिलिंग उतनी ही लगनी है जितना मेरे एक्सकेवेशन के लिए हमने लेंथ और विड्थ कैलकुलेट करी थी। बस चेंज क्या हो जाएगा? चेंज हमारी यहाँ पर डेप्थ हो जाएगी, क्योंकि उस समय पूरी एक्सकेवेटेड एरिया की डेप्थ आ रही थी, यहाँ पे सिर्फ सैंड फिलिंग की थिकनेस आ जाएगी। सैंड की जो भी हम थिकनेस दे रहे हैं वो थिकनेस यहाँ पर आ जाएगी, तो वो हमारी सैंड फिलिंग हो जाएगी। तो उसको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमने यहाँ पर एक सेकंड सब हेडिंग बना रखी है जिसको हमने कहा है टोटल सैंड, एम सैंड क्वांटिटी फॉर फाउंडेशन। तो बाकी सब चीज़ें सिमिलर हैं। अब सैंड फिलिंग में हमको ये ध्यान रखना है कि सैंड फिलिंग हमको कोई वर्किंग स्पेस नहीं चाहिए। सैंड फिलिंग हमको सिर्फ कहाँ तक करनी है? जहाँ तक पीसीसी गिवन है ना, जहाँ तक हमारी पीसीसी है, हमको कोई भी सैंड फिलिंग जो है वो वर्किंग स्पेस में नहीं करनी है। तो जो भी हमारी पीसीसी है, जैसा कि मैंने इस ड्राइंग में बताया था कि हमारे पास एक फाउंडेशन था, और फाउंडेशन के बाहर जो पीसीसी का एरिया था जो कि 100 mm था, हमको बस इसी पर्टिकुलर तक हमको सैंड फिल करनी है ना। तो यहाँ पर वर्किंग एरिया वाला कंसेप्ट नहीं है, इसलिए वर्किंग एरिया क्या हो जाएगा? वर्किंग एरिया आपका हट जाएगा। तो यहाँ पर जो आप कैलकुलेशन कर रहे हैं 3.20 क्यों आया है? 3.20 आपका इसलिए आया है क्योंकि सिंपली आपने क्या ऐड करा है? आपने 3 मीटर आपकी फुटिंग की लेंथ थी वो ऐड करी, प्लस 0.1 प्लस 0.1, तो इट कम्स आउट टू बी 3.2। 3.2 ऐसे ही, ये 4.2 था तो 4.0 हो गया। और डेप्थ, जो मेन डेप्थ का फैक्टर था वो कितना था? डेप्थ का फैक्टर था 0.10। ये डेप्थ का फैक्टर आपका हो जाएगा 0.10, जो 4 इंच के लिए सैंड फिलिंग थी। तो आप यहाँ पर भी उन सबको इंटर करेंगे। अब इंटर करते टाइम आपको बार बार, मैं उसी ऑपरेशन को बोल रहा हूँ, आपको बार बार नहीं ऐड करना है। आप जस्ट आप सिंपली ड्रैग करिए, हर चीज़ को ड्रैग करके अगर एक ही जैसा ऑप्शन तो फिर टोटल क्वांटिटी आ जाएगी पर नंबर। आप उसको टोटल जितने भी है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सैंड फिलिंग आ जाएगी। अभी ये 1485.325 या सैंड फिलिंग 48.267, इसका सर क्या यूटिलाइजेशन होगा, क्या होगा? ये जब हम आगे चलेंगे, जब बीओक्यू रेट एनालिसिस पढ़ेंगे, तो वहाँ पे मैं इन सब चीज़ों को रिफ्लेक्ट कराऊंगा। तो अभी हम सिर्फ हर चीज़ को कैलकुलेट कर रहे हैं। कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं? हम कैलकुलेट इसलिए कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंट डिफरेंट ड्राइंग्स, हमको क्या क्या चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। और कभी कभी सैंड फिलिंग वाले ही कंपोनेंट में एक बात ध्यान रखना कि आपको कभी कुछ इस तरीके की भी ड्राइंग्स मिल सकती है। अब इस ड्राइंग में देखो, ये आपकी फुटिंग हो गई,
फुटिंग के बाद लिखा है 100 mm थिक पीसीसी हो गया। उसके बाद देखो लिखा है 150 mm वेल कॉम्पैक्टेड सैंड लेयर। तो ये तो आपकी सैंड फिलिंग होगी। और आफ्टर दैट फिर यहाँ पर लिखा है 300 mm थिक रबर सोलिंग। तो 300 mm की आपकी जो रबर सोलिंग होगी, आपको उसकी भी क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी। तो इट ऑल डिपेंड्स कि हमारे फाउंडेशन के नीचे क्या-क्या चीज़ें एज़ पर ड्राइंग आ रही हैं, हमको सबकी क्वांटिटी निकालनी चाहिए। तो इस जो आपके एक्सेल शीट में आगे दूँगा, तो उस एक्सेल शीट में हमने सैंड फिलिंग निकाली है। और इस तरीके से आपके पास जो भी ड्राइंग्स मिलती हैं, आप किसी ड्राइंग पे वर्क करते हो, तो ध्यान से पढ़ो कि क्या-क्या चीज़ें लिखी हुई हैं नीचे। तो ताकि आपको सब हेड्स को निकालना पड़ेगा प्रॉपर वे में। तो आज हमने एक्सकवेशन सैंड फिलिंग की बात करी है। कल हम थोड़ी-सी पीसीसी की बात करेंगे, फॉर्म वर्क्स की बात करेंगे, फॉर्म वर्क्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। कॉलम्स के लिए फॉर्म वर्क जो कैलकुलेशन होता है। क्योंकि फॉर्म वर्क का जो अ, कंस्ट्रक्शन पे होता है ड्यूरिंग द पोरिंग ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट को पोर करने के पहले हम जो फॉर्म वर्क वहाँ पर बनाते हैं, वो एक स्किल्ड लेबर का काम है। 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं हमेशा, जो हमारे लेबर होती है स्किल्ड और अनस्किल्ड। स्किल्ड में वो होते हैं जैसे हमारे रीबार, जो बेंडर्स होते हैं, जो रीबार का काम करते हैं, जो हमारे कारपेंटर्स होते हैं, जो ये फॉर्म वर्क्स वगैरह बनाते हैं, तो दीज़ आर ऑल स्किल्ड लेबर। और जो नॉर्मली मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक्सकैवेशन करते हैं, तो ऐसे लेबर्स हमारे अनस्किल्ड होते हैं। अनस्किल्ड लेबर हमेशा चीप मिलते हैं, थोड़े सस्ते मिलते हैं। और स्किल्ड लेबर हमेशा थोड़े से महँगे होते हैं, हाई कॉस्ट होती है इनकी। तो इसलिए हमको अलग-अलग कैलकुलेशन हमेशा रखनी पड़ती है, ताकि उसको जब हम रेट एनालिसिस या फिर हमारी कॉस्ट में रिफ्लेक्ट करें, तो हमको पता रहे कि कितनी हमारी स्किल्ड लेबर लगी और कितनी अनस्किल्ड है। सो अगर कोई आपके डाउट है, कोई जनरल डिस्कशन है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, तो आप करिए। नहीं तो फिर हम कल मिलेंगे और इसी टाइम पे। और ये जो सेशन है, आफ्टर 15-20 मिनट्स आपके जो जीमेल आईडीज़ आपने शेयर करी है, उसमें मैं ड्राइव शेयर करूँगा। उस ड्राइव में ये सब कंटेंट आपको मिल जाएगा। ये एक्सेल शीट भी मैं आज डाल दूँगा। बस इस एक्सेल शीट में हम धीरे-धीरे वर्क करेंगे, तो माइट भी बहुत सारी चीज़ें तुमको समझ में ना आए, पर जस्ट फॉर रेफरेंस मैं आज इसको डाल दूँगा, ऊपर पुट कर दूँगा, जो पीपीटी जिसके थ्रू मैं आपको इमेजेस दिखा रहा था, वो भी मैं डाल दूँगा, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से सब रिसोर्सेज़ मिल जाए। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? अंकित का तो हो गया नो। ओके, तो कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम मिलते हैं कल फिर से 8 बजे। और कल पीसीसी फॉर्म वर्क इसके बारे में। थैंक यू।